हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जितने भी एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई हो या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी एई लेवल का एग्जाम, जेई लेवल का एग्जाम, तो सबके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है। सबके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, तो उन सबके लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, तो अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाने चाहिए, उनको जरूर जाके देख लीजिएगा और आप अच्छे क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। वेल, अगर हम बात करते हैं तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एज पर IS 456, तो सबसे पहले बात ये बताना है कि IS 456 है वो किस चीज के बारे में बताता है। 1978 द कंक्रीट मिक्सेस हैव बीन डेजिग्नेटेड इनटू 7 ग्रेड्स। तो ये जो हमारी कंक्रीट मिक्सेस हैं वो 7 ग्रेड्स में डेजिग्नेटेड है। Which one out of the following 7 grades is not the correct grade of concrete mix? तो इनमें से जितने भी हमारे ऑप्शन दे रखे हैं M100, M200, M250, 150, M50, M350, M300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सब जो हमें दिख रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स नहीं है? सबसे पहली बात हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें कंक्रीट की जो ग्रेड हम निकालते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट निकालते हैं, तो हमारा एक होता है M10 हो गया, M15 हो गया, M10 हो जाता है हमारा, M15 हमें देखने को मिलता है, M20 हमें देखने को मिलता है, M25 देखने को मिलता है, M30 देखने को मिलता है, M35 देखने को मिलता है, फिर हमें M40 देखने को मिलता है। तो ये जो सब है यहाँ पर, अगर हम M की बात करते हैं तो M हमारा क्या शो करता है? M यहाँ पर क्या शो करता है? M डिनोट करता है हमारा मिक्स को। M किस चीज को डिनोट करता है? हमारा मिक्स को डिनोट करता है। वेल, ये जो हमारे 10, 15, 25, 20, 35, 40 ये सब जो है ये हमारी क्या डिफाइन करती है? ये हमारी डिफाइन करती है क्यूब की स्ट्रेंथ को, क्यूब का स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। वेल, 28 डेज तक जो हमारा क्यूब होता है, जिसकी हम साइज की अगर हम बात करें, जो क्यूब होता है ये हमारा 150 mm की क्यूब देखने को मिलेगी, या फिर 15 सेंटीमीटर कह सकते हैं। इसकी साइज की जो क्यूब है 28 डेज तक इसको क्यूरिंग करने के बाद, 28 डेज को क्यूरिंग करने के बाद जब इस पे हम अपना स्ट्रेंथ लगाते हैं, जो हम इस पे फोर्स लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, जो स्ट्रेंथ निकालते हैं, फिर जो हमारी स्ट्रेंथ मिलती है 28 डेज के बाद, वही हमारा जो क्या है स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एट 28 डेज। तो M10 का मतलब है कि हमें जो ये क्यूब है 150 mm का क्यूब है, उस पे हमें जो 28 डेज के बाद हमें उस पर 10 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर की हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखने को मिली। तो ये जो बेसिकली अगर हम 10, 25, 50 इन सब की बात करें तो ये क्या है? 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में किस में दे रखा है? kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये जो हमारा M50 है ये हमारा न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ये kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं रहेगा। इस वजह से जो हमारा ये है ये करेक्ट ग्रेड नहीं होगा अभी, क्योंकि यूनिट का हमें ध्यान देना है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक और इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि M5 नाम से भी हमारा होता है, एक M7.5 नाम से भी हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। तो M5 भी मिलेगा आपको और M7.5 भी देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली ये दोनों ही कंक्रीट मिक्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये कहाँ यूज किए जाते हैं? दोनों ही हमारे लीन कंक्रीट में यूज किया जाता है। जहां पे भी हमारा ऐसा लीन कंक्रीटिंग वर्क होगा वहां पर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेसोनरी वॉल में जो हमारी ऑर्डिनरी मेसोनरी वॉल होती है उसके फाउंडेशन, जो हमारा मेसोनरी वॉल फाउंडेशन है वहां पर यूज किया जाता है। तो लीन कंक्रीटिंग में हमारा M5 और M7.5 यूज किया था, जहां पर M का मतलब है मिक्स हमारा। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो हमारा हो जाएगा M50, क्योंकि यहाँ पर M50 हमारा न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है, लेकिन यहाँ पर हमें kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। इसका मतलब हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा M50। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 456 2000 फॉर 28 डेज लोडिंग व्हाट विल बी द क्रीप कोएफिशिएंट। सबसे पहली बात, क्रीप क्या होता है? क्रीप क्या है? जब हमारी किसी भी स्ट्रक्चर पर, जो हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है उस पर एक हमारा स्ट्रेन देखने को मिलता है, कि स्ट्रेन डेवलप होता है ड्यू टू कांस्टेंट सस्टेन लोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्रीप क्या है? स्ट्रेन देखने को मिलता है हमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर। क्यों? ड्यू टू कांस्टेंट सस्टेन, कांस्टेंट जो हमारा ड्यू टू किसके वजह से? कांस्टेंट एक सस्टेन लोडिंग के वजह से जो हमारी स्ट्रेन देखने को मिलता है उसी को हम बोलते हैं क्रीप। अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा इनिशियल डेज होते हैं, जो इनिशियल टाइम होता है, इनिशियल डेज जो होते हैं, तब हमारा क्रीप कोएफिशिएंट ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। क्रीप स्ट्रेन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा इनिशियल डेज में। क्रीप स्ट्रेन जो है हमारा वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपेयर टू जो हमारा, अगर लेटर एज में बात करें उसके कंपेयर में, तो ये हायर होता है। जो हमारे इनिशियल डेज में है क्रीप स्ट्रेन वो हमारा हायर देखेंगे इन कंपेयर टू लेटर एज में। अगर हम बात करें तो इससे हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, एक 7 डे के लिए देखने को मिलेगा, एक हमारा 28 डेज को देखने के लिए मिलेगा और एक 1 ईयर के लिए देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 7 डेज के लिए आपको देखने को मिलेगा, 28 डेज के लिए देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर हमें 1 ईयर के लिए देखने को मिलेगा। तो 1 ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे कम देखने को मिलेगा 1.1,
अगर हम 28 डेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 1.6 देखने को मिलता है, और जो 7 डेज की बात करते हैं तो यहाँ पर 2.2 देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो 7 डे पे हमारा क्रीप कोफिशिएंट भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हमारा क्रीप स्ट्रेन जो है इनिशियल डेजेस में बहुत हायर होता है। 2.2% हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्रीप कोफिशिएंट। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में 28 डेज के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन में 28 डेज के बारे में पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 1.6 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज रिकमेंडेड इन IS 456 मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें मैच करना है। यहाँ पर हमें स्लम्प की वैल्यू दे रखी है, पर्टिकुलर वेरियस जो हमारा कंक्रीट वर्क है उसके कंपेयर में। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एक तरफ है, जैसे पेवमेंट, अनरिनफोर्स फुटिंग हो गया, रिनफोर्स फाउंडेशन हो गया और कॉलम हो गया। और यहाँ पर हमें दे रखा है स्लम्प की वैल्यू जो mm में है 75, 50, 100 एंड 125। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक हमारी टेबल होती है, उसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर पेवमेंट की बात की जाए, सबसे पहले अगर हम पेवमेंट की बात करें तो जो हमारी स्लम्प की वैल्यू है वो 20 से लेके 50 mm के बीच में वेराई करती है। 20 से लेके 50 mm के बीच में वेराई करती है। तो आप देखोगे पेवमेंट को हम 2 से कर सकते हैं, तो ए का हमारा 2 हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अनरिनफोर्स फुटिंग की बात करें, अनरिनफोर्स फुटिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमारा क्या देखने को मिलेगा आपको। अनरिनफोर्स फुटिंग की बात करें तो 25 से लेके 75। तो अनरिनफोर्स फुटिंग जो है हमारी 25 mm से लेकर हमारी 75 mm तक स्लम्प देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, बी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा, बी का हमारा 1 हो जाएगा। अगर रिनफोर्स्ड हमारा होता तो हमें कितना देखने को मिलता है, रिनफोर्स में हमें ज्यादा स्लम्प चाहिए तो ज्यादा स्लम्प देखने को मिलेगा। तो 50 से लेके 100 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो सी का है वो थर्ड हो जाएगा। और कॉलम जो है, कॉलम वाली चीजें जो होती है वहां पर हमें 150 तक जाना पड़ेगा मैक्सिमम। तो अगर हम बात करें वहां पर तो हमें 100 से लेके 150 mm के बीच में देखने को मिलता है। तो जो हम कॉलम वाले की बात करेंगे किसके लिए, हमारा कॉलम के लिए। तो अभी आप लास्ट ऑप्शन देख सकते हो। लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो ये हमारा डी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मैच कर लिया है बेसिकली। तो जितनी ज्यादा स्लम्प वैल्यू होगी ऑप्शन में जरा बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हायर द स्लम्प वैल्यू, हायर स्लम्प वैल्यू, तो हमारे वर्केबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो स्लम्प वैल्यू जो हायर होती है, अगर उसकी स्लम्प वैल्यू हायर है तो हमारी वर्केबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, वर्केबिलिटी पे हमारा क्या असर पड़ता है ये आपको बताना पड़ेगा अगर स्लम्प वैल्यू हायर है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एक और चीज आपको बतानी है, जो हमारा वर्केबिलिटी का टेस्ट होता है जिसमें हम जो हमारी फ्रस्टम होती है उसको यूज करके हम वर्केबिलिटी का जो टेस्ट करते हैं। तो आपको जरा ये बताना है कि जो हमारा फ्रस्टम यूज करते हैं हम वर्केबिलिटी के टेस्ट के लिए, तो कुछ इस तरीके से फ्रस्टम होता है हमारा। तो जो नीचे की डायमीटर है उसका आपको डायमेंशन बताना है, टॉप का डायमीटर होता है उसका डायमेंशन बताना है, और जो उसकी हाइट होती है उसके बारे में जरा बताना है। तो आप एक बार नीचे का डायमीटर, तो टॉप का डायमीटर को D1 मान लेते हैं, उसकी वैल्यू रखिए, जो D2 है उसकी वैल्यू लिखिए, और हमारा H1 की वैल्यू ये जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि एक तो ये बताना है कि जितनी ज्यादा स्लम्प वैल्यू उतनी ज्यादा वर्केबिलिटी या कम वर्केबिलिटी ये देखने को मिलती है। और जो हमारा यूज करते हैं हम वर्केबिलिटी के टेस्ट में, हम जो फ्रस्टम यूज करते हैं उसका बॉटम डायमीटर कितना है, टॉप डायमीटर कितना है, और उसकी हाइट आपको क्या देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड इन अ कंक्रीट लैब। वर्केबिलिटी हमने मेजर की है कंक्रीट की, कंक्रीट लैब में बाय कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है उसके थ्रू हमने ये पता किया है बेसिकली। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट की, हम अगर बात करें यहाँ पर, तो इफ द पार्शियल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट वेट आफ्टर डिडक्टिंग एम्प्टी वेट ऑफ सिलेंडर। तो एम्प्टी वेट ऑफ सिलेंडर के जो हमने वेट निकाला था उसको डिडक्ट करने के बाद जो हमारा पार्शियल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है उसका वेट है 11.4 kg एंड फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट क्या है 11.98 kg। तो आपको ये बताना है कि डिटरमाइन द कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू जो है हमें उसकी वैल्यू बतानी है। तो बस इसी का रेशियो जो होता है वही हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू होता है। अगर हम इसकी बात करें जो हमारा इसका रेशियो होता है वही हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू होता है। पर उससे पहले अगर हम एक बात देखना चाहें तो जो हमारा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट होता है, जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट होता है हमारा, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है इन कंपेयर टू स्लम्प टेस्ट में। तो जो हमारा कॉम्पैक्टिंग, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट जो है हमारा ये मोर एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेट है इन कंपेयर टू हमारा स्लम्प टेस्ट जो होता है। मोर एक्यूरेट है किसके कंपेयर में, हमारे स्लम्प टेस्ट के कंपेयर में हमारा मोर एक्यूरेट देखने को मिलेगा हमारा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट।
वेल ये हमारा बेसिकली मीडियम से लेके लो वर्केबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट की बात करें तो ये किस तरीके की वर्केबिलिटी में यूज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीडियम टू लो वर्केबिलिटी में हमारा ये यूज किया जाता है। मीडियम टू लो वर्केबिलिटी में आपको ये देखने को मिलेगा यूज, और मोर एक्यूरेट है। वेल अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो हमारा मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम साइज जो है हमारा किसका, एग्रीगेट का, जो कंक्रीट में एग्रीगेट यूज किया जा रहा है, कंक्रीट एग्रीगेट का जो साइज यूज किया जा रहा है, मैक्सिमम साइज है वो 40 mm से कम होना चाहिए। 40 mm से कम होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब रेशियो निकालना है, तो बस रेशियो के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है हमें। जो हमारी वैल्यू है CF में, तो हम ऊपर किसका वैल्यू लिखते हैं, जो पार्शियली कॉम्पैक्टेड होता है। अगर हम इसको कहीं और सॉल्व करें तो जो हमारा CF, जो हमारा CF होता है, जो इसको हम बोलते हैं जो हमारा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर है, उसकी बात करें तो ऊपर हमारा आता है पार्शियली जो हमारा कॉम्पैक्टेड है, और नीचे हमारा आएगा जो फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है। तो नीचे हमारा आएगा वो डिनोमिनेटर में फुली कॉम्पैक्टेड, और हमारा जो न्यूमरेटर है वहां पर आता है हमारा पार्शियली कॉम्पैक्टेड। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ पे रेशियो पुट करेंगे। यहाँ पे रेशियो पुट करने के बाद ऊपर हमारा न्यूमरेटर आएगा 11.4 और नीचे हमारा आएगा यहाँ पर 11.98। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा नीचे 11.98, और जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा 0.95 वैल्यू आपकी आएगी। और 0.95 वैल्यू का मतलब क्या है कि ये हाई वर्केबल है। कितना ज्यादा हाई वर्केबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, हाई वर्केबिलिटी देखने को मिल रही है। वहीं पे 0.85 होता तो लो वर्केबिलिटी होती, और इन दोनों के बीच में होता तो हमारा 0.92 होता तो वो मीडियम वर्केबिलिटी होती। तो ये भी यहाँ पर हमें हाई वर्केबल देखने को मिल रहा है। तो अगर ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर तो हमारा 0.95 ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट एट 7 days एंड 28 days। तो हमारा जो 7 days और 28 days है, इन पे हमारा कितना देखने को मिलेगा। तो एक बेसिक आइडिया बताती हूँ। अगर हम बेसिक आइडिया की बात करें यहाँ पर तो 3 days पे हमें कितनी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, जो हमारी हाफ स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम 7 days पे बात करते हैं, 7 days पे अगर हम बात करें तो एक अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है कि 2/3 हमको देखने को मिलती है। और 28 days पे वैसे तो 99 पॉइंट समथिंग जाता है, लेकिन हम मानते हैं कि वो पूरा 100% जितनी भी FC की जो भी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमें पूरी मिल जाती है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो 1 मिल गया। ये सब क्या है, ये 2/3 ऑफ कंप्रेसिव हमारा हाफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अगर हम बात करें 3 days ऑफ और अपॉन 7 days की बात करते हैं, 3 days अपॉन 7 days की बात करते हैं तो हमारा हो जाता 1/2 और 2/3 जो कि हमारा क्या हो जाता 3 ऊपर जाता 3/4। तो हमारा 3 days अपॉन 7 days के लिए हो जाता 3/4। लेकिन अभी क्वेश्चन में किस किस का रेशियो पूछा जा रहा है, अभी क्वेश्चन में हमारा 7 days और 28 days का रेशियो पूछा जा रहा है। तो 7 days का हो जाएगा हमारा 2/3 और 1 नीचे डिनोमिनेटर आएगा तो 2/3 ही ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो स्ट्रेंथ का रेशियो है वो हमें 2/3 देखने को मिलेगा, 2/3 देखने को मिलेगा। वेल वहीं पे हम कुछ और पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट अगर डिस्कस करें, बेसिकली अगर इनकी बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हमारी कंक्रीट की वो 10% देखने को मिलती है हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे MCQ में पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हमारी, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है हमारी कंक्रीट की, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है किसकी, हमारी कंक्रीट की बात हो रही है, कंक्रीट की बात हो रही है, तो वो हमारा 10% होता है। किसके 10% होता है, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। तो वो होता है 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जितनी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमारी कंक्रीट की उसका 10% हमें किसका देखने को मिलेगा, हमारी वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो किसकी देखने को मिलेगी, हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ का। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेंथ की, अगर हम अगला बात करें बेंडिंग स्ट्रेंथ की, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है हमारी कंक्रीट की, अगर कंक्रीट की बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कंक्रीट की बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो बेसिकली हमें कितना देखने को मिलता है, 15% देखने को मिलता है, 15% देखने को मिलता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। और वहीं पे अगर हम शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो 20% देखने को मिलता है। तो हमें क्या पता चला, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना देखने को मिला, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलता है 10%। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेंथ की, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है 15%। और अगर हम शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, शेयर स्ट्रेंथ की बात करें तो शेयर स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है 20%। शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सब हमारे इंपॉर्टेंट MCQ हैं। तो एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप देख ही ले रहे हैं। तो 20% हमें देखने को मिलता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। तो ये सब हमने देखा
अब हम अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें कितना रेशियो देखने को मिला था, 2/3 देखने को मिला था। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टाइनी बबल्स एंड होल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन कंक्रीट। तो वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब टाइनी बबल्स किसने को देखने को मिलेगी, जब कोई एयर एंटर कर जाएगी हमारी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी वजह से हमें टाइनी बबल्स देखने को मिल रहे हैं, होल्स देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट साइज के कंक्रीट के अंदर। तो विच फॉर्म ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ एग्रीगेट कंक्रीट आर कॉल्ड। तो क्या उसमें क्या हमने वाटर रिटार्डर मिला है, तो वाटर रिटार्डर क्या है, अगर हम वाटर रिटार्डर की बात करते हैं तो ये बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है, वाटर रिटार्डर इसलिए यूज किया जाता है कि वर्केबिलिटी उतनी ही रहे हमारी और हम वाटर के अमाउंट को कम कर सके। तो यहाँ पर तो ये नहीं देखने को मिलेगा। बॉन्डिंग एडमिक्सचर हमारा जो दोनों चीजें, जो सब चीजें मिलाई हैं उनके बॉन्डिंग को इनहेंस करने के लिए यूज किया जाता है। वेल वहीं पे पोजोलोना की बात करें तो पोजोलोना एक अलग ही मटेरियल है जिसको यूज किया जाता है हमारा बेसिकली वर्केबिलिटी को अच्छा करने के लिए यूज किया जाता है। पोजोलोना की बात करें, स्ट्रेंथ को इनहेंस करने के लिए यूज किया जाता है, ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर हम जो आप देख रहे हो टाइनी बबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, होल्स देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली जब हमने कभी एयर एंटरटेन कराई होगी उस वजह से हमें ये सब देखने को मिलेगा। तो ये सब बेसिकली किस चीज की वजह से देखने को मिलता है, एयर एंट्रेनमेंट एजेंट्स की वजह से। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एयर एंट्रेन अगर हम कराते हैं, एयर को एंट्रेन कराते हैं कंक्रीट के अंदर, तो ये क्या करता है, हमारी वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, वाटर सीमेंट रेशियो को भी इंक्रीज कर देता है। वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है ऑब्वियसली, वाटर सीमेंट रेशियो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा मैचिंग है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमें टर्म्स दे रखे हैं, उनके बेसिस पे हमें मैच करना। तो पहला टर्म है मोबिलिटी की बात करते हैं तो मोबिलिटी क्या होता है कि जो हमारी, अगर मोबिलिटी की बात करें तो हम आराम से उसको मोल्ड कर सकते हैं, मतलब बह रहा है वो, मतलब एक तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आराम से वो मूव कर सकता है। मोबिलिटी क्या है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो मूव हो सके। एबिलिटी तो किसी चीज को मोल्ड करने की, तो पी का हमारा क्या हो जाएगा 3। वहीं पे ब्लीडिंग की बात करते हैं, ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग जब हमारा वाटर बहुत ज्यादा बाहर आने लगे, तो जब हमारा वाटर आ जाएगा ज्यादा, तो वो अपने कंक्रीट से बाहर आने लगेगा। तो वाटर ज्यादा गेन कर लिया है तो हमारा बेसिकली ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो क्यू का हमारा 4 हो जाएगा। सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, जो हमारे कंक्रीट है बेसिकली, तो वो हमारे फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, हमारा सीमेंट और वाटर इन सब से मिलकर बना है। तो जब सारे पार्टिकल अलग अलग होने लगते हैं, उनको सेपरेशन देखने को मिलता है, तो वो हमारा सेग्रीगेशन हो जाता है। और आर का हमारा जो होगा 2, क्योंकि सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट में जितनी भी चीजों से मिलकर बना है उन सबका सेपरेशन को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। वेल वहीं पे कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी का क्या है, फर्मनेस ऑफ कंक्रीट और ईज विद विच इट फ्लोज। तो अगर लास्ट ये बचा है तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी को, वैसे भी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि कितने ईज से वो आराम से फ्लो कर सकता है, कितना कंसिस्टेंट है। तो यहाँ एस का हमारा हो जाएगा 1, तो पी का 3, क्यू का 4, आर का 2 और एस का 1 देखने को मिल रहा है। वेल वहीं पे अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट वर्क इज 43 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमें कंक्रीट वर्क का दे रखा है 43 मीटर क्यूब। हाउ मेनी सैंपल शुड बी टेस्टेड फॉर द कंक्रीट वर्क अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर प्लेन एंड एनफोर्स कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो बेसिकली यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सैंपल्स की बात पूछी जा रही है। अगर हम नंबर ऑफ सैंपल्स की बात करते हैं, यहाँ पर कितना नंबर ऑफ सैंपल्स यूज किया जाएगा, तो ये सबसे पहली बात तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल है जिसे आपको याद रखना है। तो कंक्रीट का कितनी क्वांटिटी है मीटर क्यूब में, यहाँ पर इस तरफ ये लिखेंगे और नंबर ऑफ सैंपल्स कितने रहेंगे इस तरफ इसको लिखेंगे। तो अगर 1 से लेके 15 मीटर क्यूब के अंदर, सॉरी 5 होना चाहिए यहाँ पर, तो 1 से लेके 5 मीटर क्यूब के अंदर अगर हमारा वॉल्यूम है कंक्रीट का, तो हमारा नंबर ऑफ सैंपल हो जाएंगे 1। वहीं से अगर हम 6 से लेके 15 मीटर क्यूब के बीच में देखेंगे तो हमारा सैंपल हो जाएगा 2। 15 से अगर हम बात करें 30, 16 हो गया यहाँ पर, तो नेक्स्ट अगला 16 हो जाएगा। 16 से अगर हम 30 के बीच में देखेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल हो जाएंगे हमारे 3। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 31 से अगर हम 50 के मीटर क्यूब के बीच में अगर हम देख रहे हैं, 50 मीटर क्यूब के बीच में अगर हम देख रहे हैं, तो हमारे नंबर ऑफ सैंपल हो जाएंगे 4। और यहाँ पर आप देख सकते हो 43 मीटर क्यूब पूछा जा रहा है, तो ये हमारा इसी ब्रैकेट के बीच में आ रहा है। 43 मीटर क्यूब हमारे इसी ब्रैकेट के बीच में आ रहा है, तो नंबर ऑफ सैंपल कितने यूज होंगे, नंबर ऑफ सैंपल हो जाएगा हमारा 4 सैंपल यूज होंगे हमारे। वेल वहीं पे अगर वो 50 से ज्यादा होता, अगर ग्रेटर देन 50 होता, तो हर 50 मीटर क्यूब पर, हर
50 मीटर क्यूब पर हम 1 को ऐड करते हैं तो 1 + 1 होता मतलब 4 में, यहाँ तक तो लास्ट 4 हो जाता, 4 के बाद +1 होता एट एवरी 50 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे इंक्रीज, एट एवरी इंक्रीज ऑफ 50 मीटर क्यूब वॉल्यूम पर अगर हमारा इंक्रीज करता तो हम +1 करते जाते। तो ये टेबल आपको याद रखनी है नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए। तो आज 43 मीटर क्यूब के लिए पूछा है, किसी भी वैल्यू के लिए पूछेगा तो अगर ये टेबल आपको याद है तो आप आराम से नंबर ऑफ सैंपल्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है इन 4th अमेंडमेंट, तो IS 456 के 4th अमेंडमेंट में हमने M60 को ग्रेड जो है हमारा उसको हमने शिफ्ट कर दिया। तो क्या बोल रहा है, ऑप्शन पहला बोल रहा है टू स्टैंडर्ड कंक्रीट फ्रॉम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से। तो जो हमारा M60 जो ग्रेड है बेसिकली इसको हमने शिफ्ट किया है। तो हमारे पास 3 चीज देखने को मिलती है। एक होता है हमारा ऑर्डिनरी कंक्रीट, तो एक तो आपको देखने को मिलेगा ऑर्डिनरी कंक्रीट, एक आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड कंक्रीट, और एक आपको देखने को मिलेगा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो बेसिकली अब ये पूछ रहा है कि जो हमारा M60 है क्या हमने उसको स्टैंडर्ड कंक्रीट में एंटर करा दिया है फ्रॉम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में, या दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि टू स्टैंडर्ड कंक्रीट फ्रॉम ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी से हमने स्टैंडर्ड कंक्रीट में भेज दिया है, या फिर हमने हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में भेज दिया है फ्रॉम स्टैंडर्ड कंक्रीट, या फिर हमने ऑर्डिनरी कंक्रीट में भेज दिया है फ्रॉम स्टैंडर्ड कंक्रीट। तो ये वाला ऑप्शन और तीनों ऑप्शन गलत है। हमने हाई स्ट्रेंथ में था और उसको हमने स्टैंडर्ड में भेज दिया है। तो M60 ग्रेड हैज बीन शिफ्टेड टू स्टैंडर्ड कंक्रीट फ्रॉम हाई स्ट्रेंथ, तो हाई स्ट्रेंथ से हमने स्टैंडर्ड में भेज दिया। अगर हम ऑर्डिनरी की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी में हमारा बेसिकली M10 से लेके M20 के बीच में जो भी हमारे मिक्सेस हैं उसको यूज किया जा रहा है। स्टैंडर्ड की बात करते हैं हम, अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो M25 से लेके हमारा M60, क्योंकि M60 को हमने अमेंडेंट के थ्रू यूज करा है, इसको इस तरफ भेजा है, शिफ्ट किया है। तो M25 से लेके M60 तक देखने को मिलता है। वेल वहीं पे यहाँ पर हम बात करते हैं M65 से लेके M100 तक देखने को मिलता है, जिसमें भी हम अगर M85 से लेके M100 तक की बात करें तो इसको हमने इंक्लूड किया है, हाई स्ट्रेंथ में हमने से इंक्लूड किया है। वेल वहीं पे अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस, तो जो हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की अगर वो इंक्रीज करती है तो देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंक्रीजेस, तो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है कंक्रीट की तो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, बट क्या वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगी या कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करेगी, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगी या एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगी। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है, क्योंकि हमें जो कंक्रीट है आपको देखने को मिलेगा कि वो हम जो टेंशन स्ट्रेंथ है उसको बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। उसमें होती है स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन बहुत ही डिक्रीजिंग रेट से एक तो वो इंक्रीज करती है। वेल वहीं पे हम बात करते हैं अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो दोनों डायरेक्ट टेंशन और फ्लेक्सुरल टेंशन दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो कंक्रीट में जो है वो कंप्रेशन में बहुत अच्छा होता है। जो हम कंक्रीट की बात करें कंप्रेशन में बहुत अच्छा होता है। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, और अगर हम बात करें तो वो हमारी इंक्रीज तो करती है लेकिन एक डिक्रीज रेट पे इंक्रीज करती है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि जो हमारा वाटर रिटार्डर एडमिक्सचर होते हैं, इनके आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। एटलीस्ट दो एग्जाम्पल आपको लिखना है वाटर रिटार्डर जो यूज किया जाता है हमारा एडमिक्सचर की तरह। वेल आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन के। इस टॉपिक पे हम और वीडियो जरूर बताइएगा। आपका एक जो वैल्यूएबल कमेंट है उसका मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।